बच्चों, जैसे हमने देखा है, हस्तलिपि विज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा दिखाने के लिए हस्तलिपि को ठीक रखना बड़ा आवश्यक है। अब हम आइए देखेंगे हस्तलिपि विज्ञान का विकास। एक किंवदंती इस प्रकार चलती है। पाग बाग बानी शकल ज्ञानी बुद्धि विवेक, अक्षर होय न एक से देखे पुरुष अनेक। साहित्य की प्राचीन पुस्तकों में लिखावट से मनुष्य के स्वभाव तथा गुणों की पहचान करने के संकेत इस प्रकार मिलते हैं इस किंवदंती में। अक्षर अपनी मौलिकता के कारण विचित्र भी माने गए हैं। ग्राफोलॉजी अर्थात हस्तलिपि विज्ञान की उत्पत्ति फ्रांस देश के निवासी श्री जीन हिप्पोलाइट मिको से मानी जाती है। यह एक विद्वान पादरी थे। उन्होंने बहुत समय तक विविध लिखावटों का निरीक्षण एवं अध्ययन किया तथा उन लिखावटों के लिखने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत चरित्र का भी अवलोकन किया। उन्होंने अपने अनुभव से लिखावटों के मूल चिन्हों का पृथक्करण किया, उनकी श्रेष्ठता को पहचाना और उनमें से प्रत्येक को लिखने वाले व्यक्तियों के विविध व्यक्तिगत लक्षणों से संबंधित किया। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि लिखावट के बड़े अक्षर लिखने वाले व्यक्ति की विचार शक्ति की विशालता, उसकी आधि शारीरिक एवं मानसिक शक्ति, उदारता, बहादुरी आदि सूचित करते हैं। इसी प्रकार पीछे की ओर झुकने वाली लिखावट लिखने वाले व्यक्ति की मानसिक हिचकिचाहट, आत्महित एवं स्वसुरक्षा की भावना, स्पष्ट बोलने से डरना आदि व्यक्तिगत लक्षणों को सूचित करते हैं। इस प्रकार से मिको ने अपने अनुभवों का संकलन किया। यह संकलन एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में सन 1871 में प्रकाशित हुआ, जिसे अपने विषय का माना हुआ सर्वप्रथम प्रकाशन कहा जाता है। इसके द्वारा मिको ने हस्तलिपि विज्ञान को जन्म दिया तथा इस विषय को नामकरण भी किया। मिको के कथनानुसार ही यह विषय ग्राफोलॉजी अर्थात हस्तलिपि विज्ञान कहलाया। तत्पश्चात ये विषय दो प्रकार के लोगों के हाथ लगा। पहले वे अवसरवादी व्यक्ति थे जो मानव स्वभाव को एक पहेली बतलाते थे और हस्तलिपि विज्ञान को उस पहेली को सुलझाने का साधारण साधन। उन व्यक्तियों ने इस विषय को तुरंत ही अपनी जीविका कमाने का अनुचित साधन बना दिया। वे जिप्सियों की तरह जगह जगह फिरते थे और इसके द्वारा लोगों के स्वाभाविक लक्षण बताने का ढकोसला ही नहीं करते थे, बल्कि उनके भविष्य संबंधी अनेक प्रश्नों का उत्तर भी इसके माध्यम से देने का दावा करते थे। ऐसे व्यक्तियों का काम मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त लोगों को अपना शिकार बनाना था। सीधे सादे स्वभाव के लोग उनकी बातों में आ जाते थे। वे लोग मिको के वास्तविक अनुयायी नहीं थे। वे तो अवसर से लाभ उठाने वाले स्वार्थी लोग थे। ऐसे लोगों के स्वार्थपूर्ण आचरण के कारण शीघ्र ही ग्राफोलॉजी मजाक का साधन बनकर रह गई। प्रज्ञावान व प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस विषय को एक हीन साधन समझकर त्याग दिया तथा इस विषय को किसी भी बौद्धिक वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं हो सका, अतः इसकी अवहेलना होने लगी। कुछ ऐसे गंभीर विचारक थे जो कि मिको के प्रयासों को व्यर्थ मानने को तैयार नहीं थे। ये सत्य था कि मिको का हस्तलिपि विज्ञान सूक्ष्म एवं बौद्धिक परीक्षा की
कसौटी पर पूर्णतः सही नहीं उतर सका था। इस स्तर पर इसको चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्धारण करने की प्रणाली के रूप में मानना भी संभव नहीं था, परंतु यह निश्चित था कि इसमें एक नवीन क्षमता का आभास था। मनुष्य के अदृश्य तत्वों के निरावरण का यह एक नवीन मार्ग था। इन विद्वान विचारकों ने मिको के आधारभूत तत्वों की गहराई को देखा और उनमें प्रगतिशील अन्वेषण के लिए पर्याप्त मसाला पाया। इन विचारशील महानुभावों में उन देशों के शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म आदि विषयों के अनेक जाने माने पंडित भी थे। ऐसे लोगों ने हस्तलिपि विज्ञान के पुनः अध्ययन, नवीन खोज तथा प्रयोगों की क्रिया को बनाए रखा तथा कालांतर में अपनी खोजों से हस्तलिपि विज्ञान को एक पूर्णतया नवीन स्तर प्रदान किया। इन प्रयासों से हस्तलिपि विज्ञान को पुनर्जन्म मिला, एक नया आधार मिला और इसकी प्रणाली व्यक्तिगत अच्छे अथवा बुरे लक्षणों को बताने के बजाय पूर्वतया मनोवैज्ञानिक भूमिका पर आधारित हो गई। ग्राफोलॉजी के इस नवीन रूप में मिको की ग्राफोलॉजी से बहुत अंतर आ चुका था। इन विचारकों ने हस्तलिपि विज्ञान के अनेक चिन्हों को मिको की तरह अलग अलग आधार न मानकर संपूर्ण लिखावट के चित्र को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का आधार माना और यह सिद्ध कर दिखाया कि लिखावट एक संपूर्ण चित्र है जिसे लिखने वाले ने स्वेच्छा से कागज पर बना दिया है। लिखावट के चिन्ह अलग अलग अपनी कोई महत्ता नहीं रखते और विभिन्नता में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लिखावट के संपूर्ण अंगों का संयोग ही उनकी मौलिकता प्रदर्शित करता है। ये लिखावट की निजी कहानी है और इसी कहानी को ग्राफोलॉजी के विद्वान लिखने वाले के व्यक्तिगत मनोविज्ञान का अवलोकन करने के लिए मनोवैज्ञानिक आधार मान लेते हैं। नवीन ग्राफोलॉजी में संपूर्ण लिखावट को उसके विश्लेषण का मूलभूत आधार मान लेते हैं। लिखावट के विभिन्न चिन्ह मूल आधार तत्वों के समर्थन मात्र के लिए माने जाते हैं। ग्राफोलॉजी की प्रारंभिक अवस्था में लिखावट के अनेक चिन्ह व्यक्तित्व के मूल तत्वों के प्रदर्शक माने जाते हैं। नवीन ग्राफोलॉजी में यह परिस्थिति बदल चुकी है और अब ऐसे अनेक चिन्हों की महत्ता गौण हो चुकी है। ऐसी पुस्तकें मिलती हैं जिनमें ग्राफोलॉजी की प्राचीन पद्धति का विवरण प्राप्त होता है और ये लिखावट के विभिन्न चिन्हों को महत्ता प्रदान करती है। ये पुस्तकें पादरी मिको की प्रणाली पर ही आधारित हैं। अतः इन पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान भी उसी प्रकार शक्का युक्त है जैसा मिको की ग्राफोलॉजी की विश्लेषण प्रणाली थी। ग्राफोलॉजी की नवीन प्रणाली मिको से बाद में किए गए अनुसंधानों पर आधारित होने के कारण अधिकांशतः भिन्न है। नवीन ग्राफोलॉजी व्यक्तिगत चरित्र की खोज के लिए मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में एक गंभीर विषय माना जाने लगा है। प्रोजेक्शन परीक्षा के रूप में भी यह विषय एक विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। यूरोप एवं अमेरिका के अधिकृत साहित्य में इसके पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। ग्राफोलॉजी अर्थात हस्तलिपि विज्ञान के इस नवीन युग में डॉक्टर रुडोल्फ पोपफॉल, डॉक्टर रॉबर्ट सीडैक तथा डॉक्टर वाग्नर के नाम अग्रगण्य हैं। रुडोल्फ पोपफॉल मस्तिष्क के चिकित्सक हैं। उन्होंने हस्तलिपि विज्ञान के विषय पर मस्तिष्क संबंधी अनेक अनुसंधान किए हैं। उनका कहना है कि लिखने की प्रेरणा तथा शक्ति केवल मस्तिष्क में ही मिलती है। हाथ तथा लेखनी केवल साधन मात्र हैं। जर्मन भाषा में उनके अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं।
जर्मनी में हस्तलिपि विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ है। पिछले महायुद्ध से पहले वहां कम से कम 9 महाविद्यालय इस विषय पर शिक्षा दे रहे थे, जिनमें शिक्षा पाने वालों में अध्यापक, वकील, चिकित्सक तथा मनोवैज्ञानिक भी थे। महाविद्यालय में आचार्य का पद सबसे पहले डॉक्टर पोफाल को ही मिला था। उनको ये आदर हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से मिला था। डॉक्टर रॉबर्ट सीडैक चेकोस्लोवाकिया के निवासी थे। अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण उनको कई प्रकार की लिखावटों का अच्छा ज्ञान था तथा उनका तत्संबंधी गहन अध्ययन उनकी प्रकाशित पुस्तकों में आज भी उपलब्ध है। उनका कहना है कि लिखावट पर व्यक्तिगत चरित्र के अतिरिक्त अनेक कारण अपना प्रभाव डालते हैं, जिनका लिखावट पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है, जैसे और भी लिखने का सामान, थका हुआ शरीर, बीमारी की हालत, अक्षरों के शुद्ध रूप याद न रख सकने की क्षमता, प्राथमिक पाठशाला में किए हुए अभ्यास की कमी आदि। डॉक्टर सीडैक ने हस्तलिपि विज्ञान के प्रवाह में बौद्धिक अवरोध देकर इसके रूप को विकृत होने से बचाया तथा इसे स्पष्टता, गहनता व व्यावहारिक क्षमता प्रदान की। सीडैक का मुख्यतः कहना यह है कि हस्तलिपि द्वारा चरित्रांकन करने से पहले यह निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है कि लिखावट स्वच्छंद रुचि से लिखी गई हो, तभी लिखावट का वैज्ञानिक विश्लेषण सफलता से किया जा सकता है। उन्होंने इस सूक्ष्म जांच के क्रम भी विधिवत बताए हैं। इस विषय में सर्वाधिक आकर्षक शोध कार्य श्री टेल्शर का है। वे वास्तव में ऑस्ट्रिया के निवासी थे, परंतु कालांतर में उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गए। उनकी पुस्तक हस्तलिपि से मनोवैज्ञानिक बोध बहुत ही रोचक और प्रभावशाली है। यदि किसी पाठक को हस्तलिपि विज्ञान की सत्यता में कोई संशय हो तो इस पुस्तक के अध्ययन से उसे पर्याप्त प्रमाण मिल सकते हैं। हस्तलिपि संबंधी उनके लेखों से भी इस विज्ञान को कलात्मक क्षमता प्राप्त हुई। ऐसा पता चलता है कि श्री टेल्शर ने अपने अध्ययन एवं अनुसंधान का क्षेत्र अस्पतालों को बनाया था, जहां रोगी पड़े रहते थे। उपचार के कारण रोग दूर होने से तथा शरीर में शक्ति का संचार होने से लिखावट भी तदनुसार परिवर्तित होती रहती है। ऐसा उन्होंने स्वयं देखा और उसके कारणों पर अपने विचार निश्चित किए। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली आदि देशों में हस्तलिपि विज्ञान की शिक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी है तथा प्राय प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों की लिखावटों पर शोध ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। जिन पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में भाषांतर हो चुका है वे प्राप्य हैं, परंतु यह निश्चित है कि इस विषय का अधिकांश वैज्ञानिक साहित्य अभी जर्मन और फ्रेंच भाषाओं के बाहर नहीं आ सका। यद्यपि अन्य व्यक्तियों ने भी इस ओर प्रगति की है, तथापि वास्तविक विशेषज्ञ अभी भी जर्मनी और फ्रांस में ही हैं।